सो हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो हम देखना जो आपका कक्षा 10 का गणित का एग्जाम होने वाला है, विषय गणित का, दिनांक 11 फरवरी को। उसके लिए काफ़ी जो मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को लेकर के आ गए हैं, तब वीडियो को अंत जोड़ दें। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल का माध्यम सबको ऐसा मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं सारे प्रश्नों को एक एक करके। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला प्रश्न बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक है, यानी कि इसका शून्यक हमें बताना है। यहाँ पे दिया क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 27 दिया हुआ है, ठीक है। माइनस का 27 दिया हुआ है, तो इसका हम लोग शून्यक कैसे निकालेंगे, इस स्क्वायर में दोनों को बदल देंगे। तो देखो 27 का तो कोई स्क्वायर होता नहीं है, किसी का स्क्वायर ये होता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, रूट लगा करके स्क्वायर लगाना है, क्योंकि रूट स्क्वायर से कट जाता है तो फिर हमारा वापस 27 मिल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक फार्मूला पे हमारा एक आ चुका है। देखो कौन सा फार्मूला, हमारा फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए माइनस का बी इंटू में ए प्लस का बी होता है। इसी फार्मूला पर रखेंगे हम इसको, जहाँ कि हमारे ए के जगह पर कितना वैल्यू दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और बी के जगह पर कितना आ जाएगा, रूट का 27 आ जाएगा। तो देखो इस फार्मूला पर देखो, एक ए के जगह पर कितना आएगा हमारा, एक्स आएगा, माइनस में हमारा कितना आएगा, बी का वैल्यू कितना है, रूट का 27, एक्स प्लस में यही सेम टू सेम आ जाएगा, रूट का 27। अब इस यहाँ से हम लोग शून्य आसानी से निकाल सकते हैं। देखो एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं, इसके बराबर जीरो कर लो। यहाँ पे देखो दो भाग में इसको बांटो, इसके बराबर जीरो कर लो, इसके बराबर भी जीरो कर लो। फिर एक्स बराबर 27, जब माइनस में 27 है उधर उधर जाके क्या हो जाएगा, बराबर के उधर जाके हमारा प्लस में 27 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पहला शून्य क्या आ गया, 27 आ गया, और दूसरा शून्य क्या आ जाएगा हमारा, इधर प्लस में 27 है, उधर बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में 27 हो जाएगा। यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो शून्य मिल गया, पहला प्लस का 27 रूट का 27, और दूसरा माइनस का रूट का 27। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हमारा जो शून्यक मिला, क्या क्या मिला, हमारा जो शून्यक मिला, पहला मिला रूट का 27 और दूसरे में माइनस का रूट का 27। लेकिन यहाँ पर इन सब में देखो कुछ इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो एक्स बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√3 लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं, पहला प्लस में है और दूसरा क्या देगा, माइनस में 3√3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्यों लिख दिए, आप लोग 27 का जब एलसीएम करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 गुना 3 आएगा। तो इस 2 3 के बदले 1 3 बाहर हम लोग निकाल दिया, 1 3 अंदर ही रह गया, ठीक है। कुछ ज़्यादा खास नहीं किया हुआ इसमें, तो ध्यान दोगे आप लोग तो समझ में आएगा। देखो पहला शून्य क्या आ गया हमारा, दोनों को साथ में भी हम लोग लिख सकते हैं, प्लस माइनस √3 का √3। तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे मैच हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर प्लस माइनस 3√3। तो कहाँ पे हमारा एक्स बराबर प्लस माइनस 3√3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनाना होता है, काफ़ी आसान प्रश्न, चीज़ों को आप लोग समझते हुए चलोगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपको, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष का 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सिंपल से 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा शून्य, क्योंकि 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करा तो कितने शून्य मिलेंगे, 3 शून्य मिलेंगे, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका 3 ना, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका ना। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या, मान लो कोई भी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या है, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, बीच में अनंत परिमेय संख्या यानी कि अनगिनत होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसकी गणना करोगे तो करते ही रह जाओगे, कभी नहीं इसका एक निश्चित मान नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं आपका, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, तो हमेशा एचसीएफ क्या आ जाएगा, क्रमिक, कोई भी क्रमिक सम संख्या ले लो, मान लो आप लोग 14 16 ले लो, इसका जो मसा आएगा यानी कि एचसीएफ जो आएगा हमारा हमेशा 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 से वो दोनों संख्या हमेशा कटेगी, न्यूनतम 2 से हमेशा कटेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं आपसे, दो चरों एक्स वाई में रैखिक समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो कितने अधिकतम हल संभव होते हैं, तो एक्स के बराबर कितना भी ले लो, एक्स बराबर जितना आप लोग बदलते जाओगे वाई बराबर उतना बार हमेशा मान अलग लगाते रहेगा, और हमारे पास संख्या तो असीमित है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, अनगिनत मान हमें मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, ए एक्स प्लस में है, बी वाई प्लस में सी बराबर में 0 है, ठीक है। तो एक्स का मान आप लोग मान रखो, माना एक्स बराबर 0, किसी भी संख्या को ले सकते हो, 0 ले लो तो वाई का मान दूसरा आएगा, एक्स के बराबर आप लोग 1 ले लो तो वाई का मान दूसरा आएगा, एक्स के बराबर 2 ले लो तो वाई का मान दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से मान अनगिनत आता रहेगा, यानी कि अनगिनत हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। अगर आपसे असंगत बोला जाए, ध्यान रखना इस चीज़ को, आप लोग को पूछा जाता है असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित संख्या कैसी होती है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समांतर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को याद रखना, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है, इससे बोल रहा है, मूल बोल रहा है, ठीक है। इसे गुणनखंड कर लो, सिंपल से आपका मूल आराम से निकाल लोगे आप लोग। 3x अगर गुणनखंड आता है तो आप लोग आराम से निकाल लोगे, नहीं आता देखो यहाँ पे कैसे करना है गुणनखंड। एक्स स्क्वायर माइनस 3 को दो ऐसी संख्या से गुना करना है, दो ऐसी संख्या में बांटना है जिसको गुना करने पर क्या आना चाहिए, इन दोनों का गुणनफल के बराबर आना चाहिए। यानी इन दोनों का गुणनफल कितना है, 2 और एक्स स्क्वायर, 2x इतना हमारा आना चाहिए। ऐसी दो संख्या में इसको बांटना है गुना करने पर। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे आप लोग, माइनस का x लिख लो, माइनस का 2x लिख लो, प्लस का 2 का 2 है। देखो यहाँ पे हमारा क्या था, माइनस का 3x था, यहाँ पे हम लोगों ने उसी को लिख दिया माइनस का x माइनस का 2x। यहाँ पे इसके बराबर ये दोनों इतने के बराबर, यहाँ पे देखो इतने के बराबर आप लोग माइनस का 3x लिख सकते हो, ठीक है। और इसको गुना करके देख लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और x गुना x इसके यहाँ पे 2 है, 2 आ जाएगा, इसके गुणनखंड के बराबर आ गया। यहाँ पे इस दोनों में से कॉमन लो, फिर इन दोनों में से कॉमन लो, क्या आएगा कॉमन, इन दोनों में से कौन आपका x आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा प्लस का, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद इससे इन दोनों में गुना करके देखोगे आपको इतना ही वापस से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है आपका माइनस का 2 कॉमन आ सकता है, फिर यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस का 1, ये दोनों सेम आना चाहिए, ये भी सेम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आप लोग लिख सकते हो, x माइनस का 1, अब पूरा में से कॉमन ले लो, x माइनस का 1, यहाँ से आप लोग क्या निकल जाएगा कॉमन, x प्लस का x माइनस का 2। एक मूल पूछा है हमारा, हमेशा मूल कितना आता है, 2 मूल आता है। तो हमसे कितना मूल पूछा है, हमसे पूछा है कि न्यूनतम एक मूल, हम बताइए कि ऑप्शन में से कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है। तो कोई एक मूल को हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे। तो एक मूल हमसे पूछा है, तो देखो इसके बराबर में 0 करना होता है जो भी हमारे पास आया हुआ है। तो सबसे पहला क्या है हमारा x, देखो सबसे पहले हमारे पास x माइनस 1 है, x माइनस 1 बराबर में 0 कर दो, तो पहला मूल कितना आ गया, x बराबर जाएगा, जब बराबर के उधर जाएगा माइनस 1 तक कितना बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। पहला मूल हमारे पास आ गया x बराबर प्लस का 1। दूसरा मूल हमारे पास क्या आएगा, दूसरा मूल क्या आएगा हमारे पास, देखो दूसरा क्या है हमारे पास, x माइनस का 2 है, x माइनस का 2 है बराबर में 0, यहाँ से x बराबर में जाएगा यानी कि माइनस में 2 उधर जाएगा बराबर के उधर, तो क्या बन जाएगा, प्लस में 2 बन जाएगा। दूसरा मूल क्या है हमारे पास, x बराबर 2 आया, ठीक है। पहला प्लस का 1 पहला, और दूसरा क्या है 2 आया। ऑप्शन में देख लो कौन सा है, प्लस का 1 होना चाहिए या फिर प्लस का 2 होना चाहिए, दो में से कौन सा ऑप्शन में है, 0 ये तो नहीं है, माइनस 1 ये भी नहीं है, प्लस का 1 होना चाहिए ना, प्लस का 2, प्लस का 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देख सकते हो। तो एक मूल हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। 8 देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं हमसे, दो लगातार विषम संख्याओं पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसके वर्ग का योग कितना है, 290 है। देखो काफ़ी आसान प्रश्न है, बस लॉजिक वाला प्रश्न है, आप लोगों को देखना है, ध्यान से देखो समझ में आएगा। दो लगातार विषम परिमेय संख्या, पहला मान लो विषम परिमेय संख्या क्या है, x है, और दूसरा क्या हो जाएगा विषम परिमेय संख्या, यानी कि विषम, अगर मान लो पहला विषम संख्या आपके पास 1 है, अगर इससे आगे वाला विषम संख्या चाहते हो तो इसमें 2 जोड़ोगे तो आपके पास अगर आप विषम संख्या कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो सिंपल इसमें हम लोग क्या करेंगे, x में 2 जोड़ेंगे, x हो गया, x प्लस में 2 क्या बोला है, इन दोनों का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग कितना है, दोनों का वर्ग का योग कितना है हमारे पास, 290 है। अब इसको हल करता है आंसर आ जाएगा, इसको सिंपल से आपको हल करना है, एक बनेगा गुणनखंड बनेगा, गुणनखंड करना होगा आप लोग को। यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू निकल करके आएगा, जो कि आपका एक पहला आएगा 11 आएगा और दूसरा का माइनस का 13 आएगा, लेकिन माइनस का 13 आप लोगों को नहीं लेना है, इसलिए हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर, सॉरी पहला संख्या हमारा x है ना, तो पहला संख्या हमारा x हो जाएगा और दूसरा संख्या x प्लस 2 है, तो 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोग निकालोगे, यानी कि कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 11 और 13, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। आप लोग हल करके देख लेना उसको। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9 को देखा, क्वेश्चन नंबर 9 बोलते हैं हमारा, निम्नलिखित में कौन एपी में है, कौन एपी में है आपको बताना है, ठीक है। तो माइनस कर करके देख लो, अगर डी का मान हर एक बिंदु के लिए, हर एक संख्या के लिए समान आता है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा एपी में हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे, 16 में से 8 को घटाओ कितना बचेगा, 8 आएगा, और 8 में से 4 को घटाओ, 8 में से 4 को घटाओ तो कितना जाएगा, 4 आएगा। तो हमारा दोनों बराबर नहीं आया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एपी में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर बी को देखो, 27 में से 9 को घटाओ, 27 में से 9 को घटाओगे तो बस कितना बचेगा, 27 में से 9 को जब आप लोग घटाओगे तो आपके पास जो संख्या बचेगा वो कितना बचेगा, आपके पास जो संख्या बचेगा 27 में से 9, 7 इधर से गया, 2 उधर से गया, यानी कि 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 आया दूसरा, और 9 में से 3 को घटा तो 6 आ जाएगा, तो दोनों बराबर नहीं है, तो ए पी हमारा क्या हो जाएगा, ए पी में तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को देखो, 2 में से -2 को घटा यानी कि 2 बचेगा, 2 का अंतर है दोनों में, -2 में से -6 को घटा तो यहाँ तक बहुत ज़्यादा आ गया ना, यहाँ तो सॉरी यहाँ पे तो 4 का अंतर हो जाएगा ना, 2 से -2 जा रहा है तो -4 का अंतर है, फिर -2 से -6 जा रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस का 4 का अंतर है, ठीक है, 4 का अंतर है। उसके बाद -6 से कितना जा रहा है,
माइनस का 10,000, यहाँ पे भी 4 का अंतर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, सारा अंतर इसका बराबर आ रहा है हर एक मान के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, एपी में यानी कि समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर डी को भी ऐसे चेक कर सकते हो, तो हमारा होगा, ठीक है, यानी कि 9 का कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 काफी आसान प्रश्न है। देखो यहाँ पे 1, 4, 7, 10 के 18वें पद के मान पूछ रहे हैं कि ए 18 का मान हमसे पूछ रहे हैं क्या होगा, ठीक है। तो हमारा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, लोग फॉर्मूला तो पता ही होगा। तो यहाँ से हम लोग ए 18 का वैल्यू क्या निकालेंगे, ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद हमारे पास 1 है प्लस में एन का वैल्यू कितना है, एन यानी कि 18वां पद का मान पूछना था, 18 हो जाएगा एन का वैल्यू, 18 माइनस का 1, 18 माइनस का 1 और डी का वैल्यू कितना है, दूसरा पद में से पहला पद को घटा दो, दूसरा पद यानी कि दूसरा पद हमारे पास 10 है, पहला पद हमारे पास 1 है, सॉरी दूसरा पद हमारे पास 4 है और पहला पद हमारे पास 1 है। 4 में से जब आप लोग 1 को घटाओगे तब कितना बचेगा, 3 बचेगा। ए 18, यहाँ से आप लोग ए 18 का वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। ए 18 बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 18 में से 1 जाएगा, 18 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 17, 17 तीन 17, 34, 17, 51 हो जाएगा ना, 51 हो जाएगा यहाँ से। तो ये 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 51 प्लस 1 यानी कि 52 हो जाएगा। 52 कहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी में 52 दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मतलब काफ़ी मेहनत से लोग वीडियो बनती है, आप लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 11 को नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी आसान प्रश्न है, भी इस तरीके का क्वेश्चन एक रहता है आपका एग्जाम में। देखो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि A1 बटा में पहला क्षेत्रफल और दूसरा क्षेत्रफल का अनुपात हमारे पास कितना दिया हुआ है, हमारे पास जो दिया हुआ है 16:9 दिया हुआ है, 16 बटा में 9 लिख सकते हैं अनुपात है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो भुजाओं यानी कि मान लो पहला भुजा क्या है हमारे पास, पहला भुजा मान लो कुछ भी मान लो, क्या दिक्कत है, R1 बटा में R2 मान लो, इसका भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है हमसे क्या होगा। देखो तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो बराबर होता है वो भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा मान निकाल लो, कैसे निकालेगा, स्क्वायर में इधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, हमारा रूट में बदल जाता है, यानी कि इसका रूट लग जाएगा यहाँ से। जब आप लोग स्क्वायर को हटाओगे, आप लोग स्टेप आगे करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव हम लोग बना रहे तो ऐसे कर सकते हैं। 16 का जब आप लोग रूट निकालते हो तो कितना निकलता है, 4 निकलता है, यानी कि 4 गुना 4 आपका 16 हो जाता है, बटा में 9 कितना हो जाता है, 3 गुना 3 आपका 9 हो जाता है, 3 हो जाएगा। R1 बटा में R2 यानी इसका अनुपात कितना आएगा, 4 बटा में 3, यानी कि 4 अनुपात 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कहाँ पे है, 4 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, क्वेश्चन 12 क्या बोलता है, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो इनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, प्रत्येक भुजा की हमसे लंबाई पूछा जाएगी, लंबाई क्या होगी। तो मान लो पहला जो है हमारा क्या है, हमारे पास पहला 6 सेंटीमीटर है, 6 बटा में 2 करो इसको, यानी कि यहाँ से हमारा ए निकल जाएगा, 6 बटा में 2 कर दो 3 आ जाएगा, और A2 बराबर, सॉरी बी यहाँ से निकाल लो, A2 नहीं बी बराबर निकाल लो। पहला दूसरा क्या है हमारे पास 8 है, 8 बटा में 2 कर लो, बराबर कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। दूसरा पहला है 3 और 4 आया, ठीक है, 3 और 4 आया। देखो पहला हमारे पास 3 आया और दूसरा हमारे पास 4 आया, तो पाइथागोरस प्रमेय से बना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ए स्क्वायर, यानी कि हमसे पूछा क्या था, प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई हमसे पूछा था, ए स्क्वायर का बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 आया था ना, पहला 3 स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, एस का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 9 होता है, 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो दोनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, और 25 एक्स स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, रूट में बदलेगा, और बराबर में 25 का रूट कितना निकलता है, 5 निकलता है। तो 5 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग 13 को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है था, दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। मान लो आपके पास दो अक्ष है, दो अक्ष कौन कौन सा होता है, पहले एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष होता है, ठीक है। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि जहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। 14 क्या बोल रहा है आपसे, वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म एक्स अक्ष पर एक, देखो ग्राफ की मदद से समझो इस क्वेश्चन को। वाई अक्ष ये हमारा क्या है, वाई अक्ष होता है, आप लोग को पता होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वाई, हमारा क्या है एक्स है, एक्स डैश होता है इधर, इधर हमारा एक्स होता है। देखो वाई अक्ष हमारा ए वाला है, ठीक है। वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म दूर, 5 इकाई युग्म दूर, 1 2 3 3 4 5 इकाई युग्म दूर क्या आ गया, एक्स अक्ष पर आ गया। एक्स अक्ष पर क्या बोला था हमारे एक्स अक्ष पर, ये बिंदु क्या है हमारे एक्स अक्ष पर तो ही है। तो बोल रहे बिंदु पी स्थित है, बिंदु हमारा क्या है पी है स्थित है, तो पी का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग निर्देशांक लिखते हैं एक्स कोमा वाई, एक्स की जगह पर हमारा एक्स वाला आता है, एक्स के निर्देशांक पर जो हमारा संख्या में होता है कितना नंबर पे, 5 नंबर पे, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा।
और अगर एक बिंदु अगर x अक्ष पे स्थित है तो हमारा यहाँ पे y का मान क्या होता है 0 होता है, 5,0 बिल्कुल राइट आंसर जो कि हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है आपसे, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, कोसेक ए का मान हमसे पूछ रहा है। देखो साइन ए का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, साइन ए का मान हमसे हमारे पास दिया हुआ है 3/4। तो साइन ए बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला जो होता है हमारा, देखो साइन ए का जो फार्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद बटा हरी हरी बोले। आपका ट्रिक होता है आप लोगों को तो पता ही होगा कि पी बाई हरी हरी बोला, यानी कि एच आएगा। पी का वैल्यू मेरे पास कितना है 3 है और एच का वैल्यू मेरे पास कितना है 4 है। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। हम लोग पूछा गया कोसेक ए का मान पूछा है, कोसेक ए बराबर कितना होता है हमारा, इसमें एच ऊपर हो जाता है पी नीचे हो जाता है। ठीक है, तो एच वाले मान को ऊपर रख दो, पी वाले मान को नीचे रख दो, 4/3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 4/3। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपसे सेक ए प्लस में tan ए इंटू में 1 - साइन ए बराबर है। देखो सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या सेक ए बटा में tan है। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, 1/cos ए होता है ना, 1/cos ए होता है। ठीक है, प्लस में tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए में चल रहा है ना हमारा, साइन ए बाई कोस ए हो जाएगा। ठीक है, कोस ए, और इसको जस्ट का तस छोड़ देने कि 1 - साइन ए छोड़ दो। अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा, ये दोनों कोस दोनों में है, तो इन दोनों क्या कर लो एलसीएम ले लो, कोस ए आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + साइन ए आ जाएगा, 1 + साइन ए। यहाँ पे देखो एक तो फार्मूला मैंने ऊपर एक तो क्वेश्चन में यूज हुआ था, फार्मूला सेम टू सेम फार्मूला यहाँ पे भी यूज होगा। 1 + साइन ए 1 - साइन ए, यानी कि a - b a + b क्या होता है फार्मूला, a² - b² होता है, यानी कि एक का स्क्वायर माइनस में हमारा क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर, एक का स्क्वायर करो या ना करो बात तो बराबर है। साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई में हमारा कितना है कोस ए है, तो 1 - साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है हमारा कोस स्क्वायर ए होता है, कोस स्क्वायर ए होता है। आपका फॉर्मूला तो लोग पता होगा। ठीक है, कोस स्क्वायर बटा में क्या है हमारे पास कोस ए है, तो इसको एक कोस से हमारा एक कोस कट जाएगा, बचा कितना एक कोस हमारे पास बचा, ऊपर क्योंकि 2 कोस था नीचे एक कोस था, एक कोस से एक कोस कट जाएगा तो बचेगा कितना एक कोस बचेगा, यानी कोस ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा है ऑप्शन नंबर कोस ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है आपसे, tan a बराबर √3 दिया होता है, एक हमारे से पूछ रहा है tan a बराबर हमारे पास कितना दिया √3 दिया हुआ है, तो हमसे क्या पूछ रहा है ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो tan a बराबर कितना हो जाएगा √3 tan में किसका वैल्यू होता है, तो tan में 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। मान लो tan से कट गया, ऐसे काटना नहीं लेकिन मान लो कट गया, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का यूनियन कोण का मान होगा। तो हमसे पूछा है कि यूनियन कोण का मान क्या होगा, तो देखो tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा p/b होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों का मान बराबर है, यानी कि इसका भी कितना हो जाएगा, कितना भी मान होगा, मान लो 4 5 है तो इसका भी तो उतना ही ना होगा, तो बराबर में दोनों को काटने के बाद कितना आ जाएगा एक ही आएगा। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया एक आ गया, तो tan थीटा बराबर हमें जब हमारा एक आ गया तो एक किसका वैल्यू होता है tan में, तो tan में जो हमारा एक वैल्यू होता है हमारा 45 डिग्री का होता है, तो tan 45 डिग्री इसको लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो tan से कट गया, थीटा बराबर कितना गया 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न है, लॉजिकल आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपसे अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, अर्धवृत्त का कोण आपसे पूछा है कितने डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, कौन सा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 90 डिग्री राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है आपका, यदि 2 वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, कितनी संख्या हो जाएगी, वो एक संख्या होगी। आप लोग इस चीज़ को याद रखना। आगे हम क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते क्या बोलता है आपका, वृत्त के केंद्र से समदृष्ट जीवाएँ आपस में क्या होती है। देखो कोई वृत्त है आपके पास, ये कोई वृत्त है, आपसे क्या बोल रहा है, ये हमारा यहाँ पे इसका क्या है केंद्र है, इसका केंद्र बीच में होता है भाई, ये हमारा क्या है केंद्र है, इसका वृत्त का मान लो केंद्र है, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया। इसका बोल रहा है आपसे क्या, इस समदृष्ट जीवाएँ आपस में क्या होती है, मान लो हमारे एल लंबाई पर एल दूरी पर इससे एल दूरी पर
और यहाँ भी दोनों क्या है आपस में मान लो बराबर है, ठीक है। ए भी हमारा एल है, ए भी हमारा एल है, दोनों का लंबाई क्या है बराबर है, नहीं क्या हो गया समदुरस्थ हो गया। समदुरस्थ से यहाँ पे एक जीवा बना दिए जो कि हमारा परिधि को छू टच कर रहा है, ठीक है। हमारा क्या होता है जीव होता है। तो इन दोनों जीवाओं की लंबाई क्या होती है आपस में दोनों जीवाओं की लंबाई भी बराबर होगी ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, समान होगी। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलते हैं आपसे, 22 बोल रहे हैं आपसे दो गोले के आयतन का अनुपात कितना है, 8:27 है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा। तो आयतन का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 8:27, यानी कि हम लोग कह सकते हैं V1 बराबर क्या होता है, दो गोले का आयतन का क्षेत्रफल का आयतन का सूत्र क्या होता है हमारे पास 4/3 पाई r1 का क्यूब, और दूसरा क्या है हमारे पास V2, दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4/3 पाई r2 का क्यूब। तो सारा का सारा कट जाएगा वैल्यू, और V1/V2 कितना है हमारे पास 8/27 हो जाएगा, यानी कि r का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, r का वैल्यू कितना आ जाएगा r1/r2 का होल क्यूब भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्यूब इधर जाएगा तो इसका रूट लग जाएगा, रूट 8 का कितना निकलता है 2 निकलता है, और 27 का कितना निकलता है 3 निकलता है, यानी कि r1 का वैल्यू 2 आ गया और r2 का वैल्यू 3 आ गया, यानी कि दोनों का अनुपात कितना है, r1/r2 का अनुपात कितना है, r2 का अनुपात 2:3 है। इस चीज़ को आप लोग याद रखो। हम पूछा क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास जो हो जाता है 4 पाई r1 का स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा अनुपात हमें बोल रहा है r2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे r1 r2 का वैल्यू कितना है 2:3 है, बराबर में कितना a1/a2, इसका अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो ये तो पूरा कट जाएगा ना दोनों, 4 पाई से, तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2/3 कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, यानी कि 4/9 है। इसको हम लोग अनुपात में क्या लिख सकते हैं 4:9 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा है 4:9, मैं शॉर्ट में समझा दिया आप लोगों को, समझ आना। ऑप्शन नंबर डी बोलता है आपका 4:9, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 23 को दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है आपसे, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, 144 पाई हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, तो इसका सूत्र 144 पाई होगा ना, 144 पाई दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r² होता है। तो 144 पाई इसका दिया होता है, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से इसको काटने की कोशिश करो, तो कितना बार में कटेगा 4 से, यहाँ पे मान लो 4 से हमारा कट जाएगा, 36 चौका हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। r² बाय कितना आ गया हमारे पास 36 आ गया, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट का 36, बराबर में कितना निकलता है रूट में से 36 6 निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 को देखो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है आपसे, एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता है। दो मान लो कोई सिक्का है उसको उछाला जा रहा है, ठीक है, तो सिक्का को जब उछाला जाता है या तो जीत आ सकता है तो पट आ सकता है, यानी कि या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है, दो ही संभावना होती है। तो क्या हो जाएगा आधा संभावना होगा ना, आधा संभावना होगा जीत आने का, आधा संभावना होगा पट आने का, आधा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है आपसे, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो देखो सिक्का से समझ लो आप लोग, एक कोई सिक्का है, दोनों तरफ क्या है हमारा हेड ही है, दोनों तरफ हमारा क्या है हेड ही है, तो निश्चित प्रायिकता हो जाएगा, क्योंकि इसको कितना भी उछाल दो हेड ही आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा निश्चित प्रायिकता का जो हमारा निश्चित घटना का जो प्रायिकता होता है हमारा एक होता है, ठीक है, यानी कि कंफर्म होता है हमारा कि होगा ही होगा। ये 26 बोलता है आपसे, एक पासे को उछाला जाता है तो सम आने की प्रायिकता है। सम आने की प्रायिकता देखो काफ़ी आसान प्रश्न है। देखो सम सबसे पहले समझो कि पासा में संख्या कितनी होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। अब जब सिक्का को उछालो तो इन्हीं में से कोई जाएगा, तो हमसे बोल क्या रहा है सम आने की प्रायिकता क्या होगा, तो सम इसमें से कौन कौन सा है, सम इसको में से निकाल लो, 2 है, 4 है, 6 है, दोनों का प्रायिकता निकाल दो, पी कितना देगा, पी बराबर हमारा कितना देगा, टोटल हमारे पास सम कितना है, सम हमारे पास 3 है, बटा में टोटल कितना है हमारे पास 6 होता है, यानी कि 6 में से हमारा 3 आ रहा है ना, 6 में से 3 आ रहा है, दोनों को काट दो, 1/2 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 कहाँ पे है, हम लोग कौन सा क्वेश्चन बना रहे थे, क्वेश्चन नंबर 26, 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1/2। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है आपसे, मात्र 30 तक हमको देखना है, ठीक है। यदि x+2 कोमा 3x प्लस में 4x+1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। देखो
एक्स प्लस में 2 है ना, क्या है समांतर श्रेणी में है, और 3x और 4x प्लस में 1 आपका क्या है समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में कब होता है, समांतर श्रेणी में तो होता क्या है, देखो A2 माइनस A1 कर दो बराबर किसके हो जाएगा, A3 माइनस A2 के बराबर, क्योंकि सारे जगह पे सारा बनता है, यानी कि डी का वैल्यू समान होता है ना, क्योंकि 3x में से इसको घटा दो, A2 हमारा क्या है 3x है, 3x में से हम लोग किसको घटा दें x प्लस 2 जो कि हमारा क्या है A1 है, A1 का वैल्यू है, बराबर किसके हो जाए A3 माइनस A2 कर दो, ये 4x प्लस में 1 है A3, 4x प्लस में 1 माइनस किसके हो जाएगा, माइनस हमारा हो जाएगा किसके 3x के A2 के, इसको हम लोग गुना कर दो 3x माइनस x माइनस का 2 बराबर में कितने हो जाएगा 4x प्लस का 1 माइनस का 3x, और यहाँ से देखो 3x में से एक x घट जाएगा, कितना बचेगा 2x बराबर में 4x और 3x मिला के कितना बनेगा 1x बचेगा, 1x इधर प्लस में आ जाएगा ना, क्योंकि 4x प्लस में है माइनस में 3x है, तो 1x इधर प्लस में आ जाएगा, तो इधर आके क्या आ जाएगा, इधर आके माइनस में हो जाता है x, और इधर माइनस में 2 था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस का एक इधर से प्लस नहीं है ना, इधर माइनस वाला था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। नंबर 2x में से 1x घटाए तो आपके पास 1x बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, तो हमसे x का वैल्यू तो पूछा था, हमारे पास कितना x का वैल्यू 3 आ जाएगा ना, 3, ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी। हम क्वेश्चन 28 बोल रहे थे, क्वेश्चन 28 बोलता है आपसे यदि 6 8 9 1 से 13 का माध्य 10 हो तो एक समान हमसे पूछ रहे क्या होगा एक समान। देखो काफ़ी आसान प्रश्न है, कैसे बनाएंगे इस चीज़ को, देखो सबसे पहले देखो क्या क्या संख्या हमारे पास दिया हुआ है 6 प्लस में, इसको प्लस कर लेते हैं, और फिर बाटा में जितनी संख्या होती है उतना ही संख्या से हम लोग भाग दे देते हैं, किस में माध्य की स्थिति में ऐसा हम लोग करते हैं। मैथ निकल के फॉर्मूला होता है हमारा 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x का x प्लस में 13 बटा में हमारा कितना संख्या है 1 2 3 4 5 संख्या है, तो बटा में 5 आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, कितना माध्य इसका दिया हुआ 10 दिया हो तो बराबर में 10 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में हमारा 10 हो गया। अब देखो इसको जोड़ लो, इसको जोड़ने के बाद कितना 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6 और 8 9 और 13 36 हो जाएगा ना, 36 प्लस x को तो जोड़ नहीं सकते, x को ऐसे ही छोड़ देंगे, बटा में 5 बराबर में इसे 10 है। तब देखो अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, ये हमारा हो गया, हम लोग इधर तरफ बनाते हैं, ये जो 5 इधर भाग में इधर जाके गुना में नहीं हो जाएगा, इसको गुना में नहीं लिख सकते इधर, हाँ लिख सकते हैं, तो 10 बचे क्या हो जाएगा 50 हो जाता है, यानी कि 3x प्लस में x बराबर 50 हो गया, 3x प्लस में x बराबर में 50 हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालो, थोड़ी 36 है ना, यहाँ पे 36 है, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा x बराबर जो हो जाएगा इधर 50 माइनस का 36, 50 माइनस का 36, 50 में से 36 जाएगा पास कितनी बचेगा x का वैल्यू कितना जाएगा 14 जाएगा, 14 कहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है 14 बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आया क्वेश्चन में 29 को देखिए, क्वेश्चन में 29 का बोलता है आपसे बहुलक हमसे पूछ रहा है, जो संख्या दिया इसमें बहुलक पूछ रहा है, बहुलक कैसे निकालते हैं, इसमें देखो जब से सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सा रिपीट हुआ है, तो 2 का देखो 2 एक बार 2 बार 3 बार, क्या कोई और संख्या 3 बार से ज़्यादा आया हुआ है, तो नहीं आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट हम लास्ट प्रश्न को आज के देखने वाले, आज के लास्ट प्रश्न को देखो हमसे क्या बोल रहा है, माध्यिका हमसे इसका पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहे तो माध्यिका के लिए सबसे पहले इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे, ठीक है। इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा इसमें हमारा 7 है, उसके बराबर 8 है, उसके बाद हमारा 9 है, इसमें देखो सबसे छोटा से हम लोग बड़ा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम में हम लोग सजा रहे हैं, फिर 10 है हमारा, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 15 है, ठीक है, हमारा कुछ ऐसा तरीका से दिया हुआ है। फिर देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, माध्यिका का सूत्र होता है n प्लस में 1 बटा में 2 होता है, ठीक है। तो n यहाँ पे क्या है हमारा टोटल संख्याओं के कितना है हमारे पास, 1 है 2 3 4 5 6 7 संख्या है ना, 7 प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर में 7 प्लस में 1 बटा में हमारा 2 है, 7 प्लस 1 यानी कि 8 बटा में 2 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 हमारा आंसर नहीं होगा, 4 चौथा नंबर पर इधर कौन सा है, 1 नंबर पर 2 नंबर पर 3 नंबर पर 4 नंबर, यानी 10 बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्लास 10 का गणित का काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आई होप कि आप लोग वीडियो समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।